गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर भी हैं, रुकन असम्बली भी हैं, और किशनगंज पार्लियामेंट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। मोहतरम जनाब आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब नदीम साहब, मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब, तनवीर साहब, डॉक्टर एहसान साहब, सरफराज साहब, अफसार साहब, हमारे भाई गौरव सिंह साहब, महमूद साहब, महबूब साहब, सालिम साहब, राशिद करजाई साहब, एहसान साहब, असलम साहब और जाहिर साहब, और हैदराबाद से के विधायक, वो बिहार के मजलिस के सेंट्रल ऑब्जर्वर मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं ख़ास तौर से डगरवा ब्लॉक के आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए, और आप ये इतनी बड़ी तादाद में आए कि नीतीश कुमार को मालूम हो गया कि मजलिस के जलसे में बहुत से लोग हैं, तो वो अभी तक अपने जलसे में हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं हैं। तो ये आपको मुबारकबाद देता हूँ। टाइम नीतीश बदलते जा रहे हैं। नीतीश ने कहा, उनके लोगों ने कहा कि नहीं 10 बजे का, 11 बजे का, अब कह रहे हैं 2 बजे आएंगे। नीतीश जी, आपका टाइम खत्म हो चुका है, आप घर में बैठिए, आराम करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो किशनगंज का चुनाव है, इलेक्शन है, ये सिर्फ सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये किशनगंज की जनता की अजमत का इलेक्शन है। ये सिर्फ कुल्हैया भाई बहनों का या शेरशाहबादी का या सुरजापुरी का या हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। ये किशनगंज और सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि जिस शख्स ने, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है, जिसने अपना तन मन धन सब कुछ सीमांचल के लिए और गरीब मजलूम के इंसाफ के लिए कुर्बान कर दिया, हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि आप उस शख्स के हक में अपना वोट देकर आप सीमांचल की अजमत को बहाल करिए। और सीमांचल की अजमत को बहाल करने का मकसद ये है कि हम जनाब तस्लीम साहब को खिराज अकीदत पेश करेंगे, जिसको लोग आज भी और कल भी सुबह क़यामत तक सीमांचल के गांधी के नाम से जानते थे और जानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग 26 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाइए और अपना एक एक वोट का इस्तेमाल पतंग छाप के निशान पर करके सीमांचल और किशनगंज की अजमत को बहाल करिए। मेरी नज़र में तस्लीमुद्दीन साहब
मरे नहीं वो जिंदा है। इंसान जब मरता है तो उसकी जिस्मानी मौत होती है, रूह निकल जाती है जिस्म से। ये हमको बताए ना हमारे उलमाए कराम। तो मेरा मानना ये है कि जिस शख्स ने इस सरजमीन पर बसने वालों की ज़िंदगी, उनके इंसाफ के लिए बहुत मेहनतें की, वो लोग कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं। और मेरा मानना यह है कि तस्लीमुद्दीन साहब की उस मेहनत और कुर्बानियों को अगर कोई आगे लेकर जा सकता है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। और तस्लीम, जहां पर तस्लीम साहब का जिक्र आया, हम आपको बताना चाहेंगे कि अरारिया विधानसभा से, अरारिया पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहां से उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में कोई उनको टिकट नहीं दे रहा था। वो डायरेक्ट मुझे फ़ोन किए, मुझसे बात किए। मैंने माजिद हुसैन से कहा कि जाकर मिलो उनसे। ये एक बहुत बड़े अजीम लीडर का बेटा है। अगर वो बेबसी के आलम में हमको फ़ोन करके कह रहा है कि कोई टिकट नहीं दे रहा है, मैंने माजिद हुसैन से कहा था कि माजिद तुम जाकर सब उनसे कहना कि आप कहाँ से लड़ना चाह रहे, आप तस्लीम साहब के बेटे हैं। हमने उनको टिकट दिया, वो कामयाब हुए। ये और बात है कि वो हमको छोड़कर किसी और जगह पर चले गए, मगर तस्लीम साहब हमारे लिए बहुत अजीज हैं और रहेंगे। उन्हीं के घर से बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट किए और कहे कि आप अरारिया पार्लियामेंट से इस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, उस कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए। हमने कहा हमारा ज़र्फ ये है कि जो हमको छोड़कर चला गया, हमने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, उनका नहीं दिया था। हमने तस्लीम साहब की कुर्बानियों को देकर उनका साथ दिया था। अब भी हम आपको बता रहे हैं कि हमने अरारिया से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। क्यों नहीं खड़ा किया? सिर्फ तस्लीम साहब की मोहब्बत में हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। मैं जानता हूं, जब मैं जोकी को गया था, हमारे उस कैंडिडेट की इंतखाबी मुहिम के लिए हम हेलीकॉप्टर से उतरे थे। जोकी की आवाम ने इतनी मोहब्बत हमसे निछावर की, हमसे मोहब्बत के मज़ाहरे किए कि जब हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ओवैसी तुम भाषण दिए, रुको यहाँ पर, हम तुमसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। हम गाड़ी में निकल कर गए। तो मैं जोकी की आवाम का भी को सलाम करता हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि हम आपकी मोहब्बत के मखरूज हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे अपील भी कर रहा हूँ कि तस्लीम साहब की कुर्बानियों को अगर कोई लेकर आगे जा सकता है तो अख्तरुल ईमान है। इसीलिए हमने अरारिया में हमने दो खानदान में दीवार उठाने का काम नहीं किया। हमने कहा कि हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। जो हमको छोड़कर चले गए हम उनको अल्लाह के हवाले करते, अल्लाह हमारा इंसाफ करेगा। इज्जत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है, कामयाबी का देने वाला रब्बे करीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस विधानसभा में एक बड़ी तादाद में हमारे कुलैया भाई भी रहते हैं। आप तमाम लोग मकई का भुट्टा की आप ज़िराअत करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ है, यहाँ पर आपको उसकी कीमत नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। तेजस्वी और नीतीश ने बड़ा कहा था कि हमने बिजली पहुँचा दी, वाटर सब पंप दे दिया, मगर यहाँ का किसान परेशान है। वहीं पर जूट पाट की ज़िराअत होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली जा सकती थी। उस जूट की जो लोग ज़िराअत करते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ना राजद की सरकार ने किया, ना नीतीश कुमार या बीजेपी की सरकार ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पटना में एक अस्पताल है जिसका नाम महावीर कैंसर रिसर्च अस्पताल है। उस कैंसर अस्पताल की रिपोर्ट ये कहती है कि किशनगंज, अमूर, बैसी, बहादुरगंज में हर घर में जो लोग सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट आते हैं, पटना के इस अस्पताल में इनका ताल्लुक किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जो पानी पीते हैं उसमें कैंसर उससे पैदा होता है। यहाँ पर हर घर में किसी न किसी के पास किडनी स्टोन की बीमारी हो जाती है। क्यों होता है? पानी पीने की वजह से। वो नीतीश कुमार की बड़ी स्कीम थी कि क्या था, हर जल नल, हर घर नल, हर घर जल, जो भी था स्कीम का नाम,
पानी की टांकी में पानी की जगह मरे हुए चिड़िया निकलती है, उसमें उसकी सफाई नहीं होती है। ये आपको दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि यहाँ की इस विधानसभा में बसने वाले लोग इंसान हैं और उनकी बीमारी को दूर करना, उनको सेहत पहुंचाना, उनसे इंसाफ करना कौन करेगा? आपने जिसको अपना सांसद बनाकर दिल्ली को भिजाया, उन्होंने क्या किया मालूम आपको? दिल्ली में आपको पता है उन्होंने क्या किया? हमने पार्लियामेंट में भारत की संविधान के 371 के तहत हमने लड़ाई लड़ी, हमने बिल डाला कि यहां पर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बने। अगर वो बन जाता, और बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हम अपनी लड़ाई को जारी रखे हैं। अगर वो बन जाएगा तो सीमांचल का जो पैसा होगा वो आप लोग तय करेंगे। सीमांचल की नौकरी सीमांचल के बसने वालों को मिलेगी। और आपके एमपी साहब ने पार्लियामेंट में क्या बिल दिया? उन्होंने बिल ये दिया कि जो जानवरों पर जुल्म करते हैं उनकी सजा बढ़ा दी जाए। इंसान से मोहब्बत पहले होनी चाहिए, बाद में जानवर से होनी चाहिए। यानी बिल पेश किया, लोकसभा के वेबसाइट पर जाकर देखो, जावेद साहब ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया कि जो जानवरों से अच्छा बर्ताव नहीं करते उन पर सजा बढ़ा दी जाए। जावेद साहब, ये जो हर घर में किडनी स्टोन हो रहा है, यहां पर जिनको कैंसर हो रहा है, उनका क्या होगा बताइए? बताओ नीतीश कुमार, बताओ तेजस्वी, बताओ मोदी, इनके बारे में कोई बात नहीं होगी। आप जानते हैं कि बैसी विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। सैलाब आता है तो जमीन कट जाती है। और फिर आप जानते हैं कि ये तो महानंदा बेसिन 2 का जो काम चल रहा है, इससे और बर्बादी आएगी। माहिरीन ने कहा कि उसके बजाय उस काम को रोककर वहां पर वो बोल्डर पिंचिंग आरसीसी का काम होना चाहिए। जमीन कट जाती है, ना सांसद साहब नजर आते, ना फिर कोई और विधायक नजर आता। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगा। तो इसलिए 26 तारीख को हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को आप अपना वोट दीजिए पतंग छाप पर। यहाँ पर अस्पताल है, उसमें डॉक्टरों की जरूरत है, डॉक्टर लाना चाहिए, नर्सेस होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, ब्रिज बनाया गया, उसका ढलाई का काम शुरू हुआ चंदरगांव में और चौमेली गांव में, 2 दिन के अंदर ब्रिज बैठ गया। कौन जिम्मेदार है? ओवैसी जिम्मेदार है इसका। हम चुनाव लड़ते हैं तो हमको बहुत गाली दी जाती है, हमको उसकी कोई फिक्र नहीं है। मगर ये बताओ, ढलाई के 2 दिन के बाद ब्रिज बैठ जाता है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इस चुनाव में तारीख बनाना पड़ेगा आपको। एक एक वोट का इस्तेमाल आप किशनगंज की पार्लियामेंट के लिए नहीं, बल्कि सीमांचल और किशनगंज की अजमत के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपके जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैंने उनका एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग 5 साल में जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। कितना चले हैं? 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। और यहां से हैदराबाद 9000 किलोमीटर है। मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं भी पैदल सफर शुरू करता तो 2-3-6 महीने में पहुंच जाता, 8 महीने में। मगर जावेद साहब बोलते हैं कि 1.5 लाख किलोमीटर 5 साल में चले। जावेद साहब, आप चले नहीं मालूम, मगर एक बात की तो सच्चाई जरूर है, आप में और मोदी में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। मोदी ने कहा 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो जावेद ने कह दिया मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। कितना झूठ बोलेंगे आप? अल्लाह ने आपको आंखें दी, दिल दिया, क्या आपको दिख नहीं रहा यहां पर तबाही और बर्बादी हो रही है? यहां पर आप बताएं, आप सच्चाई जानते हैं मेरे भाई। अमृतसर को एक जन साधन एक्सप्रेस ट्रेन जाती है जिसको पलायन एक्सप्रेस कहते हैं। उसके टॉयलेट में यहां के बच्चे बैठकर जाते हैं ट्रेन में। उसके शौचालय में, ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के शौचालय में बैठकर जाते हैं।
और आप बात कर रहे हैं 1.5 लाख किलोमीटर आप चल रहे हैं। अरे हम तो हैदराबाद से आकर ये सब देखकर बोल रहे हैं, तुम तो यही के हो, तुमको नजर नहीं आता है? क्या हो गया तुमको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं 26 तारीख को आपको अपना एक वोट अख्तरुल ईमान साहब के हक में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और संविधानिक दर्जा जब तक सीमांचल को नहीं मिलेगा, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा, नाइंसाफी खत्म नहीं होगी। अब जहां तक जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर चलने का दावा कर रहे हैं, मैं और अख्तरुल ईमान एक दावा करते हैं आपके सामने, वो सच्चाई पर मुबन्नी है। कौन सा जगह था वो, हम जो नदी में चले थे, खरखरी भरभरी, हाँ खरखरी भरभरी घाट, खरखरी भरभरी घाट में पिछले साल हम और अख्तरुल ईमान और पूरे हमारे मंजलिस के 60-70 लोग नदी में चले, ब्रिज गिर गया था। हाँ, नदी में चले थे, 15 मिनट चले हम, 15 मिनट चले तो आज आप जाकर देखो काम शुरू हो गया। जावेद साहब, तुम्हारे चलने में हमारे चलने में फर्क यह है कि जब तुम चले तो ना नीतीश पे असर हुआ, ना तेजस्वी पे हुआ, ना मोदी पे हुआ। जब अख्तरुल ईमान के साथ ओवैसी 15 मिनट चला तो उनको डर लगा, हिलना शुरू हो गए, खौफ पैदा हो गया। अगर ये 15 मिनट नदी में चला और अगर वो 10 दिन सीमांचल की रोडों पर चलेगा तो हमारी सत्ता चले जाएगी। ये फर्क होता है एक शेर के चलने में और एक गीदड़ के चलने में, और शेर अख्तरुल ईमान है। 15 मिनट हम नदी में चले, आज वो काम शुरू हो चुका है ना, काम शुरू हो चुका है। आप ऐसे आदमी को अपना वोट दीजिए जिसके चलने से गवर्नमेंट घबराती है। 200 करोड़ का 1 किलोमीटर, हाँ, उससे आगे 200 करोड़ का अमोर में एक और पुल का काम शुरू हो चुका है। ये काम करने का तरीका आना चाहिए। और हम आपको वादा कर रहे हैं, आप अख्तर भाई को यहाँ का MP बनाइए, वो पार्लियामेंट में हमारे बाजू बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। जावेद कहाँ बैठते आपको दिखता, कभी कभी दिखता पार्लियामेंट में। अख्तर भाई हमारे बाजू बैठेंगे। हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद, 3 शेर पार्लियामेंट में बैठेंगे तो सबको नजर आएगा इंशाअल्लाह। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को अपना एक वोट देकर सीमांचल की अजमत को बहाल करिए। तस्लीमुद्दीन साहब के उन ख्वाबों को पूरा करने का काम, मौलाना असरहुल कासमी साहब की उन कोशिशों को पूरा करने का काम सिर्फ अख्तरुल ईमान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपके सामने अख्तर भाई ने बताया कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ। हम पूछना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी, ये कौन सा इंसाफ है कि आपकी पार्टी भी सत्ता में थी, बिहार में ब्राह्मण की आबादी, हमारे ब्राह्मण भाई बहनों की आबादी 4,78,000 के नहीं 4 लाख ब्राह्मण, हाँ 47 लाख नहीं 4 लाख आदिल बोले नहीं 47 ब्राह्मण की, ब्राह्मण लोग 47 अच्छा 47 लाख है। हाँ, माफ करना, गलत सम पड़े। 47 लाख उनकी आबादी है। उनको हिस्सा मिलना चाहिए था 86,802 और नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने, तेजस्वी ने, सब ने मिलकर उनको 1,72,000 के करीब नौकरियां दे दी। और हम फिरका परस्त हैं, हम भी टीम हैं। बोलो मोदी जी, बोलो नीतीश, बोलो तेजस्वी, ये कैसे हुआ? 47 लाख की आबादी, उनको हिस्सा मिलना 76,000 नौकरी में, और उनको नौकरी मिली 1,72,000 और गाली हमको देते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। अच्छा, आप आ जाइए, यादवों का है कि 1 करोड़ 86, हाँ 1,86,000 हमारे यादव भाई बहनों की आबादी है।
हाँ 1 करोड़ बिल्कुल। और उनको नौकरी मिली 2,92,000, जबकि उनको मिलना चाहिए है ना, नहीं उनको नौकरी मिली 2,89,000। आप बताइए फिर अब आ जाइए सुरजापुरी, कुल्हैया, शेरशाहबादी। सुरजापुरी की आबादी 24,50,000 है और नौकरी मिलना चाहिए 29,000 और उनको मिला खाली 15,000। हम जिम्मेदार हैं। और फिर आप आ जाइए कुल्हैया बरादरी, 12 लाख उनकी आबादी है, मिलना चाहिए नौकरी 19,000, मिली 6,000। क्या आप यहां से जब उठकर जाएंगे, हमारी बात को सोचिए, हम यहां पर हैदराबाद से आए हैं, आपके लिए आए हैं। इंसाफ कौन दिलाएगा? और इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब तुम 26 तारीख को जाकर पतंग छाप पर बटन दबाओगे, तो तुम्हारा बटन जब पतंग छाप पर दबेगा तो तुम्हारे उस बटन दबाने से मोदी भी दबेगा, नीतीश भी दबेगा, तेजस्वी भी दबेगा। जब तुम उनको दबाओगे तो तुम ऊंचाई के आसमानों पर उड़ोगे। वरना याद रखो, हम गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए इन लोगों के लिए। अब आप आ जाइए शेरशाहबादी, हमारे भाई बहन, 13 लाख उनकी आबादी, 21,000 उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको नौकरी मिली खाली 5,500। बताओ फिर ये कौन नाइंसाफी कर रहा है? तुम्हारा आदादो शुमार है, तुम्हारे सरकार की आदादो शुमार है, और तुम क्या कर रहे हो? मेरी भाइयों बहनों, नौजवानों, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी इज्जतदार हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि हम आपके ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं। आपने अपनी जवानी को खपा दिया इन जालिमों के पीछे, और इन जालिमों ने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया। अगर आज ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करना, हमारी मां और बहनों के आंख से आंसू बहना कम हो जाना, और हमारे बच्चे इसी सरजमीन पर बैठकर इज्जत की जिंदगी गुजारे, ये हमारी कोशिश है। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना एक अकॉर्ड 26 तारीख के दिन MIM पार्टी के हक में इस्तेमाल करिए। और फिर आप, हम कल से हम देख रहे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला, उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई ये है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। ये गवर्नमेंट का डेटा बता रहे, फर्टिलिटी रेट 2.36। अब आप इस पे आ जाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी हैं। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है। कहा 25 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कोई कंफर्म डेटा नहीं है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं।
22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। 21 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने कहा कि डेटा अवेलेबल नहीं है। 11 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से कितने आ रहे। 1 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ने वही जवाब दिया। 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया। 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया। 3 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। तो मोदी जी आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। अब मोदी जी का जवाब सुनो आप। अब हम उनको जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत के लोग बोलना शुरू कर दें कि हमारे पास पार्लियामेंट की सीट कम है, हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के प्रधानमंत्री? बताओ हमको, बताओ क्या जवाब दोगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नरेंद्र मोदी भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और अगर और भी आपको डेटा चाहिए, अच्छा ये बोलते, हाँ एक और बात जो हम आपको बता रहे हैं, मुसलमानों का गरीबी में कितना हमारा तनासुब है, कितने गरीब है मुसलमान, इसके बारे में आपको हम आज बता के जाएंगे। जो मुसलमान गांव में रहता है, जो मुसलमान, मोदी जी सुनो, अगर कान में सुनने की ताकत है तो सुनो देश के प्रधानमंत्री। ए भाई रुक जाइए ना। मुसलमान जो गांव में रहता है, जो वो अपने पैसे खर्चता है खाने पीने के लिए, सबसे कम खर्चने वाला अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा सिख है, जो महाना उसका खर्चा 2106 रुपये, हमारे 1170 रुपये और मुसलमान सिर्फ 1133 रुपये खर्चता है। ये मोदी की सरकार का डेटा है। कितना झूठ बोलोगे मोदी जी, तुम कितना झूठ बोलोगे? मगर मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी, या हबीबी। ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं, और हमको ऐसा देखते हैं हम घुसपैठी है। मोदी जी उसका नाम अगर मोहम्मद बिन जायद है तो इसका नाम अख्तरुल ईमान है। दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत और सीमांचल के बेटे अख्तरुल ईमान से नफरत क्यों मोदी जी बताओ? नफरत इसलिए है क्योंकि वो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। और आज मोदी जी के साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? नीतीश पलटू जो भी है बोलो। अब मास्टर मुजाहिद है, अगर मास्टर मुजाहिद खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट चला जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा तो मास्टर मुजाहिद को झक मराकर मोदी के साथ वोट देना पड़ेगा। कल अगर इबादत गाहों को खत्म करने का कानून लाया जाएगा तो मास्टर मुजाहिद को जो मोदी बोलेगा उसके इशारे पर नाचना पड़ेगा। जावेद अगर जाएगा तो बेचारा जावेद तो सन्नाटा रहता है, जावेद है मगर कुछ मालूम ही नहीं, वो बस खामोश रहते हैं, सन्नाटा रहता है, सोते रहते हैं। कोई उनको फोन कर दे तो उसको बोलते हैं ये फुला फुला, अंग्रेजी में अल्फाज बोल के भगा देते हैं उसको। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुल्क के हालात को देखिए। देश का प्रधानमंत्री हमको ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कह, हाँ अब कल मीडिया वाले बोलेंगे आपको कितने बच्चे? मेरे को माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं। अब बोलेंगे ओ इसी मर मोदी को भी 6 भाई है, अमित शाह को भी 6 बहनें हैं,
और फिर रविशंकर प्रसाद साहब जो पटना का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको शायद 7 है, वो सबसे छोटे हैं। तो ये आप बताइए, एक प्रधानमंत्री के ओहदे पे रहकर कोई इस तरह से भाषण करता है? अरे भाई, 17 करोड़ भारत में हिंदुस्तान के मुसलमान रहते हैं। मोदी जी सुन लो, अंग्रेज हमको खत्म करना चाहते थे मगर हमने अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंक दिया भारत से। मोदी जी, अंग्रेजों ने काला पानी में डाला हमको, हम काला पानी की मसाइब को बर्दाश्त किए मगर हमने भारत को नहीं छोड़ा। भागलपुर का फसाद हुआ, हमारी लाशों पर गोभियों के खेत बन गए मगर हम भागलपुर में आज भी जिंदा है और कल भी। मलियाना हुआ, क्या क्या फसाद हुआ। मोदी जी, आप मुख्यमंत्री थे, 2002 हुआ, जेनोसाइड हुआ मगर गुजरात में हम आबाद और शादाब हैं। भारत हमारा है, हमारा रहेगा। मोदी जी, हम किराएदार नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं, हम बराबर के शहरी, अपना हक हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये लड़ाई आपको लड़ना है मेरे भाई। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 तारीख के दिन आप सीमांचल के बेटे और सीमांचल की अजमत के लिए अख्तरुल ईमान को वोट देंगे नहीं देंगे, बताइए हमको। पूरे हाथ उठाकर बताइए कि अख्तरुल ईमान को वोट देंगे। वोट देना, अपने घर वालों को लेकर जाना और बता देना इन लोगों को जो हमको दबाना चाहते हैं, पतंग छाप पर बटन दबाओ, वो खुद ब खुद देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।